ये जो पॉडकास्ट है ये फार्मर्स के लिए भी है, तो हम लोग बाइलिंगुअल रखने वाले हैं इस लैंग्वेज को। ये यूथ के लिए भी है, ये विमेंस के लिए भी है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी है, और कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है आपका डेयरी से रिलेटेड। दूध का क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, उसके अंदर जो फैट कंटेंट और एसएनएफ कंटेंट है वो मैटर करता है। एसएनएफ क्या है? कोई फार्मर ये नहीं चाह रहा है कि उसका बच्चा किसानी करे, खेती करे या मिल्किंग करे। वो चाहते हैं कि पढ़ाई करके वो 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर ले तो भी चलेगा। ये माइंडसेट शिफ्ट क्यों हुआ है? जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका एक सबसे बड़ा रीजन है नॉन वेज मिल्क। अगर उसको इन्वेस्ट करना है मार्केट में और इस डेयरी बिजनेस में आना है विदाउट एनी नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है पर पैसा है, तो कैसे इस मार्केट में आ सकते हैं? तिरुमला टेम्पल में एक लड्डू में जो प्रॉब्लम आया था, राइट, तो वो होता है गैस क्रोमेटोग्राफी टेस्ट होता है वो। ओके। उसमें पूरा रिपोर्ट आ जाता है कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, कितनी क्वांटिटी में मिला हुआ है और दूध कैसा है। मतलब आज सबसे अच्छी चीज़ है कि आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं जन्माष्टमी के दिन कर रहे हैं और वो कृष्ण जी का जो प्रिय जिसे फूड बोलते हैं, दूध माखन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी गाय या भैंस आप रखते हैं उसका इंश्योरेंस भी होता है। इन केस अगर उसको कुछ बीमारी लग जाती है या सडन कोई डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम करके देगी। अच्छा, इंश्योरेंस भी होता है? बिल्कुल होता है। ये एक नई चीज़ पता चली मुझे कि गाय भैंस का भी इंश्योरेंस होता है। ये चीज़ किसान को अभी नहीं समझ आ रही, क्योंकि अभी उसको अभी शॉर्ट टर्म दिख रहा है, अभी दिख रहा है पैसा आ रहा है। पर जब वो जानवर दूध देना एट लास्ट कम कर देगा, तब उसे जाके समझ में आएगा कि वो चीज़ गलत हो रही है। हमारे दादा कहते थे कि दूध जितना सफ़ेद है उतना ही ज़्यादा काला है, मतलब उसमें उतनी ही ज़्यादा चीज़ें मिलाई जाती हैं। A very warm welcome to Intellectual Indians, India's intellectual interviews. I'm your host संकल्प माहेश्वरी। और मुझे एक चीज आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने अब इंटेलेक्चुअल इंडियंस पॉडकास्ट में एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, विच इज एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज। तो अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, आपकी सोच अगर है जो कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ जा पाए, एक ऐसा आइडिया जो नया स्टार्टअप क्रिएट कर पाए, और अगर आप अपनी फील्ड में कुछ नया कर रहे हैं, तो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। तो इसी सीरीज में आज हमारे साथ एक यूथ, एक युवा जुड़े हैं जो कि बहुत ही अनटच्ड सेक्टर है, जिसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं वो, राइट फ्रॉम स्टार्ट, फार्म से कैसे प्लांट तक। मैं उनको इनवाइट करने वाला हूं। उनका नाम है मिस्टर राहुल ठाकुर, और ये जो नाम है ये 3rd जनरेशन है, पर इनका जो बिजनेस है ये बहुत पुराना है। सेठ भागीरथ, आपने नाम शायद सुना होगा, जिनको मालवा का कुरियन कहा जाता है। उन्होंने मिल्क प्रोडक्शन में फार्मर्स के साथ जुड़ के जो रिवॉल्यूशन लाए हैं, उसकी पूरी कहानी ये बताएंगे। उसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे सस्टेनेबल बिजनेस को स्टार्ट करना है, और ये मार्केट क्यों अनटच्ड है, हमारा यूथ क्यों पीछे है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो मैं इन्वाइट करता हूं मिस्टर राहुल ठाकुर को। हाय राहुल, नमस्ते। नमस्ते संकल्प। सबसे पहले थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मुझे लगता है कि डेयरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनटच्ड रहा है। हालांकि छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस सेक्टर से जुड़े हैं, राइट। और डेयरी सेक्टर इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति इसे कहीं न किसी फॉर्म में कंज्यूम करता है। बट इस पे बात करना, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखना, ये शायद कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हम इस टॉपिक पे बात करें, और आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये पॉडकास्ट के लिए मुझे बुलाया। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल जो है, ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर विद सिद्धि विनायक मिल्क प्रोडक्ट्स, और ये फाउंडर भी हैं गौरिक मिल्क के। तो हम पूरी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं राहुल समझना चाहता हूँ, एक्चुअल में मध्य प्रदेश में ये जो डेयरी फार्मिंग है, इसका लैंडस्केप कैसा है? क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये फार्मर्स के लिए भी है, तो हम लोग बाइलिंगुअल रखने वाले हैं इस लैंग्वेज को। ये यूथ के लिए भी है, ये विमेंस के लिए भी है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी है, और कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है आपका डेयरी से रिलेटेड। तो ये फार्मलैंड और ये जो डेयरी का जो लैंडस्केप है हमारे मध्य प्रदेश का, वो कैसा है? सो संकल्प, बेसिकली इंडिया जो है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। ठीक है। और एमपी की हम अगर बात करें तो एमपी राइट नाउ लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से वो 3rd लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। Okay. टॉप पर आता है राजस्थान। ठीक है।
लगभग अभी जो टोटल इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 9 से 10% अभी एमपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके। और एमपी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है जिससे एमपी को वो चाह रहे हैं कि इंडिया में वो नंबर 1 पर आए। ओके। बेसिकली फार्मर्स को एजुकेट करना। कुछ स्कीम्स अभी एमपी गवर्नमेंट लाई है, जैसे 5 रुपीज़ पर लीटर का एक स्कीम अभी एमपी गवर्नमेंट ने इन प्रोसेस है। अच्छा, अभी जो मोहन यादव जी गए मोहन थे। यादव जी ने जो जी किया जी, है कि राइट। हर फार्मर को जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को सप्लाई देगा, जैसे सांची गवर्नमेंट डेयरी हो गया, प्राइवेट सेक्टर अलग हो जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी फार्मर अगर दूध सप्लाई करेगा ठीक है। उसको डायरेक्टली 5 रुपए जो मार्केट वैल्यू है उससे अलग से उसको 5 रुपए मिलेगा। तो इसमें किसान की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जितना मतलब मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बाद जो भी आप लीटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ। तो 5 रुपीज पर लीटर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एज पर एमपी गवर्नमेंट पॉलिसी। यस यस यस। ओके। ओके, तो ये मध्य प्रदेश का लैंडस्केप ऐसा कहते हैं अपन, हाँ कैसे? हाँ। एक्चुअली चैलेंजेस क्या है? मतलब मध्य प्रदेश चूंकि अगर आपने बताया 9 to 10% अगर कंट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन में, तो व्हाट आर द चैलेंजेस? क्योंकि हम लोग तो मतलब फार्मर भूमि है, तो एग्रीकल्चर की भूमि है। तो बेसिकली क्या है, मालवा क्षेत्र पूरा बफेलो बेल्ट है। अच्छा। और कंट्री में रीजन वाइज बफेलो या काउ बेल्ट डिफाइन होते हैं। एमपी में ज़्यादातर बफेलो बेल्ट है। आप महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र में काउ बेल्ट है, गुजरात में काउ बफेलो मिक्स है, राजस्थान में काउ बफेलो मिक्स है। एमपी और स्पेशली अगर सिर्फ मालवा की बात करें तो यहाँ का बफेलो मिल्क बहुत फेमस है। परसेंटेज क्या होगा, कितनी बफेलोज का यहाँ पर ज्यादा बेल्ट अगर आप बोल रहे हैं तो 90%, 80%? 90 to 95% बफेलो बेल्ट है। मुश्किल से 5 से 7% यहाँ पर काउ बेल्ट होगा। ओके। रीजन इज बफेलो बेल्ट का मेन है कि पूरा यहाँ का जो वाटर, एक तो ग्रासलैंड्स है, काफी वाइड ग्रासलैंड्स है। ओके। उसके अलावा पानी 12 महीने अवेलेबल रहता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। और बफेलो के लिए सबसे ज्यादा इजी और टेम्परेचर जो बफेलो को लगता है वो प्रॉपर टेम्परेचर एमपी में सूट करता है। जिस वजह से एमपी में बफेलो मिल्क की जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ओके। ऑल ओवर इंडिया से एमपी के बफेलो मिल्क की डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, जिस वजह से रेट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ओके, पर चैलेंजेस क्या है एक्चुअल में? चैलेंजेस बेसिकली एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अभी हम देखें तो लास्ट 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। उससे पहले काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। मिडिल मैन, अभी जो बेसिकली फार्मर्स चैलेंज फेस करते हैं वो है मिडिल मैन का। ओके। फार्मर्स पूरी मेहनत करता है, उसके बाद जब वो मिडिल मैन के पास जाता है उसको वो रेट नहीं मिल पाते जो एक्चुअल में रेट मिलना चाहिए। ठीक है। अभी बेसिकली जो और प्रॉब्लम्स फार्मर्स को आती है, सबसे पहले जैसे हम स्टार्टिंग से अगर बात करें, आज की तारीख में जो जैसे कई ज़्यादा वेराइटीज़ की बफेलोज होती है, मतलब इसमें ब्रीड्स अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा जो चलती है वो मुर्रा भैंस चलती है। मुर्रा भैंस चलती है। उसका कारण है कि दूध का फैट अच्छा आता है और दूध की क्वांटिटी अच्छी निकलती है। उसका लगभग 8 से 10 लीटर मुर्रा भैंस दूध देती है और 7 साढ़े 7 फैट के आसपास उसका फैट आता है। अब ये आज की पोजीशन में जो है, ये भैंस पिछले 2 साल पहले तक ये 80-90 हज़ार के आसपास में एक भैंस पड़ती थी। 80 to 90,000 80 to 90,000 कॉस्ट था। ठीक है। आज जो एट प्रेजेंट टाइम ये ही भैंस अभी 1,40,000 1,50,000 पहुंच गई है। अच्छा, 1.5 लाख। तो एक चैलेंज किसानों को वहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भैंसें बहुत महंगी हो गई है। दूसरी चीज़ कि जो कपासिया खली होती है, जो इनको जो फीड स्टॉक फीड इनको जो देते हैं खाने के लिए, वो काफ़ी महंगा हो गया है। 2 साल पहले तक जो 2100-2200 रुपये चलता था, आज वही 2800-2900 के आसपास चल रहा है। अच्छा। तो ये चैलेंजेस फार्मर्स को फेस करने पड़ रहे हैं। इनसे उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है और इनकम कम हो गई है। राइट। तो अगर मिल्क प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसलिए फिर मिल्क प्राइस भी राइज ही हो रहा है। मिल्क प्राइस राइज हो रहा है। रीजन यही है मिल्क प्राइस राइज होने का। एक तो जो बफेलो का प्राइस है वो बढ़ गया है। ठीक है। उसके अलावा जो उनको खाने में फीड दिया जा रहा है उनके प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। ओके। तो अगर एक बफेलो की अगर मैं बात करता हूँ जो आप बता रहे हैं 1,40,000 रुपीज के आसपास आ रही है और जो फीड स्टॉक है वो भी महंगा होते जा रहा है, ऐसा भी होता होगा कि फार्मर्स ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे क्योंकि चूंकि महंगाई है, तो दूध की क्वालिटी जो है, मिल्क की क्वालिटी, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा फीड स्टॉक दे रहे हैं, उस बफेलो की हेल्थ कैसी है। अगर बफेलो की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मिल्क की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी फिर तो। नहीं, जनरली क्या होता है, जो एक 4 से 5 भैंस रखने वाला फार्मर होता है वो खुद पूरा ध्यान रखता है। ठीक है।
और बेसिकली खाने में जो दिया जाता है कपास या खली मेन जो उसको दी जाती है, उसके अलावा हरा चारा, उसके अलावा गेहूं का भूसा, ये सब चीज़ों से क्वालिटी जो दूध की होती है वो मेंटेन होती है। अब अगर किसान को एक किसान के लिए बहुत अच्छा डेली सोर्स ऑफ इनकम होता है दूध, बिल्कुल। तो ऐसा होता नहीं है जनरली कि किसान उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ध्यान देगा, जो भी जानवर है, बफेलो है, वो उतना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगा, वॉल्यूम क्रिएट होगा, प्लस उसकी जो क्वालिटी है, बेसिकली क्या होता है कि दूध का क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, उसके अंदर जो फैट कंटेंट और एसएनएफ कंटेंट है वो मैटर करता है। एसएनएफ क्या हो गया? एसएनएफ होता है सॉलिड नॉट फैट। ओके। फैट को छोड़ के जो भी हिस्सा दूध में बचता है, ठीक है, उसको एसएनएफ बोलते हैं। तो जितना ज्यादा एसएनएफ उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ उतना अच्छा क्वालिटी, और जितना ज्यादा फैट उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ मिल्क। प्राइजेस जो होती है, जो कंपनीज डिसाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, प्राइजेस मिल्क की डिसाइड होती है फैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हाल फिलहाल में लगभग 9 रुपए पर फैट के आसपास दूध का भाव चल रहा है। मतलब हम लोग जो किसानों से दूध खरीदते हैं वो 9 रुपए पर फैट खरीदते हैं। इनकेस अगर 5 फैट का दूध है तो वो 9 into 5 करके हम उनका बिलिंग करते हैं। तो जितना ज्यादा किसान अपने जानवर पे ध्यान देगा, उतना ज्यादा अच्छा दूध की क्वालिटी होगी, उतना ज्यादा वॉल्यूम वो क्रिएट करेगा और उतना ज्यादा उसका इनकम होगा। समझ गया मैं। तो अगर मैं अगर बफेलो की बात करता हूँ तो ऑन एन एवरेज वो डेली कितनी मिल्किंग होती है? डिपेंड करता है ब्रीड पर, बट जैसे मैंने मुर्रा भैंस का बताया आपको, 8 से 10 लीटर के आसपास एक मुर्रा भैंस दूध देती है, दोनों टाइम मिला के। मिल्किंग प्रोसेस 2 टाइम होता है, एक मॉर्निंग में होता है, एक इवनिंग में होता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको खाना दूध निकालने के पहले देना पड़ता है, शाम को भी आपको दूध निकालने के पहले देना पड़ता है। जैसे ही वो फीड का पूरा कंज्यूम करेगा, उसके बाद हमको उसका दूध निकालना पड़ता है। अब एक भैंस लगभग 8 से 10 लीटर दूध आपको दे रही है, उस पर लगभग मोटा मोटा आप 600 रुपये 650 रुपये के आसपास का आप उससे दूध निकाल लेते हैं। ओके। और एक्सपेंसेस की बात करें तो लगभग 400 रुपये पर डे पर बफेलो अपना एक्सपेंस आता है। ओके। तो मोटा मोटा एक किसान को पर बफेलो 200-300 रुपये के आसपास बचता है। ओके, तो मतलब लगभग 4-5 बफेलो है, तो काम ऐसा है कि एक अच्छा बहुत इजीली फार्मर प्रॉफिट निकाल सकता है। बिल्कुल निकाल सकता है। पर एक चीज यहाँ पर जो आपने बताई कि मॉर्निंग में भी टाइम देना है, इवनिंग में भी टाइम देना है। अगर मैंने जितने भी लोगों से मेरी बातचीत भी हुई और जितने भी हमारे किसान भाई वो लोग जो बात करते हैं, तो सुबह 4 बजे से उनके लिए लगना पड़ता है आपको, बिल्कुल, और रात के 10 बज जाते हैं, कब पता नहीं चलता है। तो यहीं पर मैं फिर यूथ पे आता हूँ थोड़ा सा। यूथ के लिए ये सेक्टर कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता है? क्योंकि आजकल जो थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि कोई फार्मर ये नहीं चाह रहा है कि उसका बच्चा किसानी करे, खेती करे या मिल्किंग करे। वो चाहते हैं कि पढ़ाई करके वो 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर ले तो भी चलेगा। ये माइंडसेट शिफ्ट क्यों हुआ है? नहीं, देखिए क्या है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डेयरी सेक्टर शायद इग्नोर ही करता है, कि घर की जो महिलाएं वो 80-85% काम जो मिल्किंग का होता है वही लोग करते हैं। बट उन्हें हमेशा इग्नोर किया जाता है या फिर उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आप देखेंगे कि सुबह 4 बजे उठ के वो लोग पहले उस जानवर को खाना दे रहे हैं, फिर उसको पानी दे रहे हैं, फिर मिल्किंग का काम भी वही कर रहे हैं। पुरुष का काम सिर्फ इतना होता है कि वो वहाँ से दूध उठाया और जहाँ उसको देना है, जिसको उसे देना है, वो वहाँ तक जाके देता है। मैक्सिमम महिला डेयरी इंडस्ट्री की मैं मानता हूँ कि एक रीढ़ की हड्डी है जिसे इग्नोर किया जाता है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी महिला सशक्तिकरण पे इतना विचार कर रहे हैं, तो शायद डेयरी सेक्टर में भी जो योगदान महिलाओं का है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है। बट जो मेन महिला एक सेक्टर में करती है वो हमेशा इग्नोर किया गया है। महिलाओं का काम होता है, महिला मॉर्निंग में उठ के अपना जो भी घर का थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह करना होता है। गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूँ। बेसिक रूटीन के बाद उनको दिन भर क्योंकि जानवर है, ध्यान उसका दिन भर रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप ध्यान रखेंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उसकी रहेगी। अब इसमें महिला टाइम पे उसको पानी देना पड़ता है, उसको खाना देना पड़ता है, उसको पूरा प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को बुला के उसका इलाज कराना, वो काम भी ज्यादातर महिला लोग करती है। अभी आपने जैसे बोला यूथ के रिगार्डिंग, अभी जो मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में जो प्रॉब्लम डेयरी सेक्टर फेस करने वाला है, आज की तारीख में जो अभी मिल्किंग का और ये काम कर रहे हैं वो लोग काफ़ी पुराने हैं, उनको टेक्नोलॉजी से इतना मतलब नहीं था, वो लोग गांव में बसे हुए लोग थे, इतना फर्क नहीं पड़ता था, उनका डेली रूटीन है। मैंने कितने ही लोगों को अभी देखा है
जो अपनी भैंसें छोड़ के कहीं बाहर भी नहीं जाते, कारण दूध निकालना है। दूध अगर समय पे नहीं निकाला तो गाय या भैंस दूध देती भी नहीं है। अच्छा, उनका फिक्स टाइम है, फिक्स routine टाइमिंग रहता है उस, और कहीं कहीं आदतें इतनी बिगड़ी हुई है भैंसों की कि पर्टिकुलर पर्सन ही निकालेगा तो ही वो देगी, नहीं तो वो नहीं देगी। ओह। जिस कारण से कई लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते। राइट। अब यूथ की हम बात करें, आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, तो अब जैसे खाना डालना, गोबर साफ करना, दूध निकालना, ये काम पहले के लोग कर सकते थे। आज के लोग ये सब काम नहीं कर सकते, या आने वाली जो 10 साल बाद की जनरेशन है वो सब लोग ये काम नहीं कर सकते। तो जो मेन प्रॉब्लम डेयरी सेक्टर अभी फेस करने वाला है, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पशुपालन में ही प्रॉब्लम आएगी। ओके। अभी एक विलेज लेवल पे हर दूसरे तीसरे घर में 5-7 भैंसें हैं जो लोग संभाल रहे हैं। बिल्कुल। आने वाला यूथ मुश्किल है कि कोई भैंसे रखेगा या संभालेगा। तो ये एक काफी बड़ा चैलेंज डेयरी सेक्टर फेस करने वाला है अगले आने वाले 10 से 15 सालों में। फिर इस चैलेंज को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्या हो सकता है? नहीं, इस चैलेंज को रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। हम किसी से जोर जबरदस्ती करके ये काम नहीं करवा सकते। बट क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आजकल इन्वेस्टमेंट लोग ढूंढते हैं। डेयरी सेक्टर एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास एक रूटीन में पूरा फंड्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। हम एक मॉडर्नाइज ऑटोमेटिक पूरा डेयरी फार्म बना सकते हैं जहाँ 100 से 150 भैंसें रहती हैं। उनका खाना पीना करना पूरा सब चीज़ें रहती है, ऑटोमेटेड रहता है। उनका दूध, मिल्किंग वगैरह सब ऑटोमेटेड रहता है। तो एक वो ऑप्शन मुझे जो लग रहा है आने वाले समय में वो ज़्यादा चलेगा, क्योंकि एक विलेज लेवल पे तो ये चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाएगी, और कम वॉल्यूम में एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाएगी। राइट। पर अभी जैसे यूएस की अगर मैं बात करूं, जो टैरिफ ट्रेड वॉर जो चल रहा है जी, उसके अंदर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मतलब क्योंकि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का ही पूरा खेल है मुझे लगता है। हाँ, बेसिकली क्या है कि जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है नॉन-वेज मिल्क। नॉन-वेज मिल्क मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जब गाय को फीड या भैंस को हम फीड कराते हैं तो कपासिया खली देते हैं, सूखा चारा देते हैं, हरा चारा देते हैं। राइट। वहाँ क्या होता है कि ये सब चीज़ें तो दी जाती है, साथ में बीफ, मटन, हड्डियों का चूरा, ये सब फीड कराया जाता है। गाय को ये सब फीड कराते गाय हैं को ये सब फॉरेन फीड में? कराया फॉरेन में। उसका उससे फायदा क्या होता है, उसकी वॉल्यूम अच्छा आता है। जो गाय अब अच्छा, इन लोगों ने अभी हाइब्रिड गाय भी वहाँ इन लोगों ने लैब में डेवलप की है। जो हमारे यहाँ की गाय भैंस आपने देखा होगा नॉनवेज नहीं खाती, नहीं, 100% खाई नहीं सुना भी सकती। नहीं, मतलब देसी गाय है, वो नहीं खाएगी। आप उसको कोशिश करेंगे तो भी नहीं खाएगी। बट वो वहां पर हाइब्रिड जो क्वालिटी ब्रीड उन्होंने बनाई है वो सब खा लेती है। अब इससे क्या होता है कि दूध की वॉल्यूम एक तो बढ़ेगा। जो गाय अपने यहाँ 10 से 12 लीटर दूध दे रही है वो 25 से 30 लीटर दूध देती है, बिकॉज ऑफ प्रोटीन कंटेंट और जो कार्ब उसको जा जो रहा है एक्स्ट्रा जो मिल रहा है मीट से, बोन वगैरह से, जो भी एक्स्ट्रा ये लोग नॉनवेज चीजें खिला रहे हैं, उससे क्वालिटी दूध की फैट इंप्रूव होता है, उससे वॉल्यूम बढ़ता है। और अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है, मेन यूएस चाह रहा है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में हम लोग इंपोर्ट करें और यहाँ वो चीज़ें सब सप्लाई हो। पर मुझे जो लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि इससे जो लगभग पूरे देश में 7 करोड़ से ज़्यादा दूध उत्पादक है, उन पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि एक छोटा किसान जिसके पास 2 या 3, बेसिकली क्या है, जो किसान खेती करता है वही गाय भैंस पालता है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि खेती या तो जैसे एमपी की हम बात करें तो सीजनल होती है, या तो आप गेहूं बोलेंगे या फिर आप सोयाबीन बोलेंगे। अब आपने आज गेहूं लगाया तो आपको 6 महीने बाद गेहूं मिलने हैं, आपने आज सोयाबीन लगाई तो आपको 5 महीने बाद टाइम रुकना पड़ता है। टाइम रुकना पड़ता है। पर डेली एक्सपेंसेस तो डेली है। इसलिए अगर कोई किसान 3-4 भैंस अगर रख रहा है तो वो डेली दूध निकालेगा, डेली दूध बेचेगा और उसको डेली इनकम होगी। तो अगर ये बाहर की कंपनीज आई और इन्होंने लो रेट पे अगर अपना अभी मार्केट सेट करना पड़ेगा, बिल्कुल, तो ये लोग अगर आए तो इन्होंने लो रेट पे अगर मार्केट में प्रोडक्ट्स उतारे तो एट लास्ट जो छोटा किसान है उसको पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 100%। मतलब सीधी बात यह है कि ये जो टैरिफ वॉर है उसके लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स और हमारे फार्मर्स के लिए डेयरी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मिल्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब लगभग डेयरी सेक्टर 10 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और जैसा मैंने बताया लगभग 7 करोड़ के आसपास
दूध उत्पादक है जो डिपेंडेंट है इस पूरी चीज पे, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट बाहर का हम इंपोर्ट करेंगे, मार्केट हमारा कम होगा, रेट कंपटीशन होगा, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एट लास्ट फार्मर पे ही इफेक्ट पड़ेगा, लो रेट्स मिलेंगे। अब अगर देखा जाए ये जो पूरा है, जैसे आप अभी गौरेक पे कर रहे हैं काम जी, आपका कैसा मॉडल है? अगर मान लीजिए किसी को इसके पास जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, अगर उसको इन्वेस्ट करना है मार्केट में और इस डेयरी बिजनेस में आना है विदाउट एनी नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है पर पैसा है, तो कैसे इस मार्केट में आ सकते हैं? देखिए, डेयरी में आने के दो तरीके हैं। एक तो आप या तो डेयरी फार्म खोल लीजिए, जिसमें आपको, अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो आप 15 से 20 या 25-50 भैंसे आप ला सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट्स रहते हैं जो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, लेबर उनका काम करती है। और सप्लाई, आज की तारीख में डेयरी सेक्टर में दूध की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट रेडी है, मार्केट बहुत इजीली मिल जाता है। मैं लगभग रोज 1.5 से 2 लाख लीटर दूध खरीदता हूँ। मुझे मार्केट से दूध अच्छा, आपके यहाँ पे जो मॉडल है वो ये है कि परचेजिंग है मिल्क मैं का? परचेजिंग है। हमारे पास बफेलो या काउज नहीं है। बफेलो काउ नहीं, हम फार्मर से कनेक्टेड फार्मर से। हमारा कितने फार्मर से कनेक्टेड होंगे? लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10,000 10,000 फार्मर 10,000 फार्मर्स। तो डेली वो सप्लाई चेन कैसे बिल्ड कर रहा होगा? वो काफ़ी बड़ा टास्क रहता है, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी इस चीज़ में, बट अब कोल्ड चेन एक मैनेजमेंट होता है। बेसिकली अभी हम क्या करते हैं, जो एक सेंटर हम कहीं भी कोई भी पर्टिकुलर सिटी में या विलेज में हम डालते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम एक बीएमसी प्लान करते हैं। बीएमसी जो होती है वहाँ, उसके अंदर दूध ठंडा होता है। अब पेरिशेबल गुड है तो हम उसको ज्यादा लॉन्ग टाइम होल्ड नहीं कर सकते। तो एक कोई पर्टिकुलर विलेज में हमने अगर बीएमसी लगाई, तो आसपास के 2-4-5 गांव में अगर 1000 लीटर दूध है, तो वो सारा दूध कलेक्ट होके उस पर्टिकुलर बीएमसी पे आता है, वहाँ वो चिल्ड होता है और फिर टैंकर के थ्रू हमारे पास आ जाता है। तो ये जो कलेक्ट हो रहा है, तो आपका खुद का स्टाफ है या फार्मर्स खुद कनेक्टेड है जो आके? नहीं, फार्मर्स खुद कनेक्टेड है जो कलेक्शन लेके और हमें देते हैं। ओके, तो बीएमसी में जाता है ये, तो उसके बाद फिर प्लांट में जाता होगा जो पेस्चराइजेशन प्रोसेस। ये पेस्चराइजेशन में एकदम से मैंने जो पढ़ा है कि 71 डिग्रीज एकदम से आप बॉईल करते हैं फिर एकदम से ठंडा करते हो, यही प्रोसेस है? यही प्रोसेस है। ये अगर कोई पेस्चराइज्ड मिल्क है, मान लीजिए पैकेट में आ गया है, वो मिल्क को डायरेक्ट कंज्यूम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं अब इसमें आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊंगा। आप जनरली घर पे दूध लेके आते हैं, ताज़ा दूध आता है, फ्रेश दूध आता है, आप उसे तपेली में डाल के उसे गर्म करते हैं, राइट, उसको आप पूरा उबाल लेते हैं, फिर वो ठंडा होता है और आप उसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। पॉस्चराइजेशन जो प्रोसेस है वो हम मतलब प्रोसेस वही है जो आप लोग किचन में कर रहे हैं, हम एक बड़े प्लांट लेवल पे, लार्ज स्केल पे वही प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो फास्ट प्रोसेस होनी चाहिए। अभी बेसिकली आपने जो पूछा डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पॉस्चराइजेशन जो प्रोसेस है हम उसको 80 to 82 डिग्री तक उसको कंटिन्यूसली 30 to 35 सेकंड्स तक उस दूध को गर्म करेंगे। गर्म करने से होगा उसके अंदर जितना भी बैक्टीरियल ग्रोथ है वो सब खत्म हो जाएगा। फिर उसको हम विदिन 3 सेकेंड 3 to 4 सेकेंड्स हम उसको वापस चिल्ड करते हैं 3 to 4 डिग्रीज पे। तो जो बचा कुछ बैक्टीरिया है वो फ्रीज हो जाता है, वो बैक्टीरियल ग्रोथ होता नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके, तो प्लांट में मतलब अगर देखा जाए तो कलेक्शन का काम हो गया, फिर आपने ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ को खत्म करने के लिए पॉस्चराइजेशन वाला जो काम किया वो आपकी सेटअप है। उसके बाद फिर टेस्ट पैरामीटर्स भी बहुत होते होंगे। हाँ, क्योंकि अलग अलग फार्म लैंड से अलग अलग फार्मर्स अलग अलग क्वालिटी का मिल्क लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट होते होंगे? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि एक छोटा किसान जो 2 लीटर 5 लीटर दूध लेके हमारे बीएमसी तक आ रहा है, एक तो वो टेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। पहला टेस्टिंग वहाँ होता है। तो टेस्टिंग में क्या पैरामीटर्स? बेसिकली वहाँ सिर्फ ग्रेडिंग होता है। आप वहाँ पर जो बंदा है वो सिर्फ दूध टेस्ट करेगा, उसका फैट लगेगा, उसका एसएनएफ लगेगा, बेसिक टेस्ट। अगर वो बेसिक टेस्ट में क्लियर होता है तो फिर वो दूध लेके बीएमसी में डाल दिया जाता है। ठीक है। अब बीएमसी में जब दूध इकट्ठा हो जाता है और जब टैंकर जाता है, टैंकर लोड होने के बाद प्लांट आता है, प्लांट आने के बाद उसका सबसे पहले सैंपलिंग होता है। सैंपलिंग में बेसिक जो टेस्ट हम करते हैं वो फैट, एसएनएफ, एसिडिटी और अल्कोहल चेक किया जाता है। ओके, बेसिक टेस्ट में। तो एसिडिटी प्लस अल्कोहल ये कैसा मेजरमेंट होता है? अल्कोहल और एसिडिटी 2 टेस्ट होते हैं। बेसिकली क्या होता है, दूध का जो एमबीआरटी होती है, मतलब उसका अभी कच्चा दूध है, हमने बीएमसी से उठाया, हम प्लांट तक लेके आए, अभी वो प्रोसेस नहीं है,
तो वो किस क्वालिटी का क्या बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें हुआ है, हमको क्या कितना ज़्यादा उसको ध्यान रखना पड़ेगा, वो सब चीज़ें मेजर इनसे होती है। एसिडिटी अगर बढ़ी हुई है इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी खराब होने वाला है। एसिडिटी अगर मेंटेन है, बेसिकली दूध की एसिडिटी 0.126 होती है नेचुरल दूध की, ठीक है। प्रोसेस दूध की भी इतनी ही रहती है। इनकेस अगर एसिडिटी बढ़ा हुआ है इसका मतलब कि वो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ रैपिडली बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है और उसको जितना ज़्यादा जल्दी हो सके हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। राइट। अल्कोहल टेस्ट भी होता है, इसमें भी आप जैसे देखेंगे कि अगर दूध हमने बाहर छोड़ दिया तो वो फटने लगता है, तो बेसिकली अल्कोहल टेस्ट भी हम लगाते हैं ताकि वो देखें कि उसको कितनी ज़्यादा देर होल्ड किया जा सकता है। राइट। तो मतलब बहुत टाइम इंटेंसिव है, अगर बहुत देखा टाइम जाए इंटेंसिव कि एकदम से आपने कलेक्शन किया बीएमसी से, आपके पास प्लांट में कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद कितनी जल्दी प्रोसेस हो रहा है। सो यू नीड स्टाफ जो कि बहुत ही ज्यादा इसके अंदर टाइमलाइन बाउंड रहे। बिल्कुल। और ये जो फिर चेक्स एंड पैरामीटर्स हैं, एक आपने बीएमसी की तरफ कर लिया, एक आपने अपने प्लांट में पहुंचते ही किया, उसके बाद फिर आपने पेस्चराइजेशन, फिर वापस टेस्टिंग होगी। नहीं, इसमें बेसिक टेस्ट मैंने आपको बता दिया, फैट चेक हो जाता है, एसएनएफ चेक हो जाता है, अल्कोहल चेक हो जाता है, एसिडिटी चेक हो जाता है। इसके बाद कई सारे पैरामीटर्स है जिसके हम टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद टैंकर ओके होता है। जैसे आपने अभी एक केस सुना होगा, तिरुमला टेम्पल में एक लड्डू में जो प्रॉब्लम आया था, तो वो होता है गैस क्रोमेटोग्राफी टेस्ट होता है वो, जो कि आजकल कंपल्शन हम लोगों ने भी, छोटे प्लांट लोगों ने भी लगाना चालू कर दिया है। उसमें इन डिटेल आपको पूरा नॉलेज, उसमें पूरा रिपोर्ट आ जाता है कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, कितनी क्वांटिटी में मिला हुआ है और दूध कैसा है। तो एक तो ये टेस्ट हो गया। उसके अलावा उसका छेना टेस्ट होता है। छेना मतलब बेसिकली क्या, अब जब भी दूध से कोई बाई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका यील्ड कितना बैठेगा, वो डिपेंड करता है, तो वो टेस्ट होते हैं। उसके अलावा उसकी आरएम वैल्यू टेस्ट होती है, उसका बीआर टेस्ट होता है। आरएम वैल्यू बीआर जनरली हम टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये अगर इन केस जो रॉ मटेरियल हमारे पास आया है इसका अगर हमें घी या बटर बनाना है तो आरएम वैल्यू और बीआर वैल्यू चेक करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर आपकी पैकेजिंग होके, ब्रांडिंग होके, और फिर मार्केट में जाता है। कितना टाइम का रहता है एक्सपायरी डेट, अगर देखें किसी भी एफएसएसआई स्टैंडर्ड क्या कहता है? एफएसएसआई स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पॉस्चराइज मिल्क है उस पर 2 दिन की एक्सपायरी कोई भी कंपनी हो वो देती है। मतलब आज मैंने इसको प्रोसेस किया है, पैक किया है, तो कल और परसों 2 दिन ये मार्केट में पूरा रहेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। मतलब आज जैसे 16 तारीख है, 16 अगस्त है, तो 18 अगस्त की हम लोग डेट प्रिंट करके देते हैं, यूज बाय 18 अगस्त। और उस पे पूरे कंटेंट्स लिखे रहते होंगे कि क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरा मेंशन करना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है कि जो पैकेज मिल्क आप देखते हैं वो कहीं गोल्ड चलता है, टोन चलता है, डबल टोन चलता है, नॉन फैट चलता है, ये सब अलग अलग वेराइटीज होती हैं। अब कंज्यूमर को के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना फैट कंटेंट का दूध खरीदना है। अब आप देखेंगे कि गोल्ड जो है वो 65 रुपए 70 रुपए लीटर मिलता है, राइट, 1 लीटर दूध। वहीं आप अगर टोन देखने जाएंगे तो वो 40-45 रुपए लीटर ही मिलता है, वो फैट कम हो गया। अब कंज्यूमर बेसिकली, जो कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है, और मतलब मैं प्रयास करता हूँ कि कंज्यूमर तक ये चीज जाए कि आप जो पैसा दे रहे हैं, आप जिस चीज का पैसा दे रहे हैं वो है फैट, और कंज्यूमर को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि फैट कंटेंट से क्या डिफरेंस आता है। गोल्ड में बेसिकली स्टैंडर्डाइज है, फसाई का नॉर्म्स है कि गोल्ड होता है 6 फैट का, मतलब फुल क्रीम मिल्क होता है 60 फैट होता है, 90 एसएनएफ होता है। 60 फैट होता है, 90 एसएनएफ होता है। वैसे ही टोन में 30 फैट होता है, 90 एसएनएफ होता है। फिर हम नॉन फैट में जाएंगे तो स्किम्ड मिल्क होता है जिसमें नॉन फैट होता है, एसएनएफ उसका 9 होता है। तो कंज्यूमर के ऊपर है कि उसको कितना फैट कंज्यूम करना है, उस हिसाब से वो परचेस कर सकता है। ओके, तो फैट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वैल्यू रहेगी। उतनी ज्यादा वैल्यू रहेगी। ओके, पर लोग आजकल बहुत टोन्ड मिल्क और स्किम मिल्क की तरफ जा रहे हैं। आजकल लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो फैट जैसे टोन में कम होता है तो लोग कोशिश करते हैं कम फैट कंज्यूम करें, इसलिए टोन या डबल टोन भी चलता है। डबल टोन मतलब 1.5 फैट का ही दूध हो जाता है वो। ओके, तो मतलब जब प्रोसेसिंग यूनिट होगा आपका, तो उस प्रोसेसिंग यूनिट में सब चीजों को फिल्टर करके कितना फैट की क्वांटिटी है, कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है। मेरे पास जैसे जो रॉ मटेरियल आता है वो बेसिकली 6.0 से 6.5 के बीच का रहता है एवरेज। ओके, अब इन केस मुझे अगर टोन का बैच अगर रेडी करना हो तो मैं उसमें से 3.0 फैट निकाल लेता हूँ। हाँ, राइट, उसको स्किमिंग बोलते हैं। स्किमिंग बोलते हैं। उससे 3 फैट निकल जाता है। वो जो फैट निकलता है वो क्रीम के फॉर्म में निकलता है। अब मैं उसको एज अ क्रीम यूज कर सकता हूँ, उस क्रीम से मैं बटर बना सकता हूँ, या फिर उस बटर से मैं घी बना सकता हूँ। तो कितना लीटर ऑफ प्रोडक्शन हमारे यूनिट में होगा अभी? मतलब डेली बेसिस पर? अभी डेली बिजनेस बहुत ज्यादा सीजनल होता है। ओके, गर्मियों में जहाँ मैं
50-60 हज़ार लीटर दूध खरीदता हूँ। रीज़न होता है कि गर्मियों में बफेलो जो होता है वो दूध नेचुरली कम देता है, अच्छा। प्रोडक्शन नेचुरल कम हो जाता है क्योंकि पानी कम मिलता है, Right. हरी घास कम मिल रही है, राइट। खली के भाव, कपास खली के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो खली किसान जो है उसको थोड़ा कम खिलाता है, तो नेचुरली ये चीज़ हो जाती है कि जो गाय या भैंस गर्मियों ठंड में 8 से 10 लीटर दूध दे रही है वो गर्मियों में 3 से 4 लीटर पे आ जाती है। अच्छा, इतना डिफरेंस है। इतना डिफरेंस आ जाता है। ओके। और सब पूरा खेल सप्लाई और डिमांड का रहता है। राइट। हाँ, तो मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 6 लीटर हाँ ऑन अब एवरेज आ हाँ जाता होगा। अब जैसे हाल फिलहाल अभी हमारे पास लगभग 1.5 लाख लीटर दूध एट प्रेजेंट रहता है। तो डिपेंड करता है मार्केट डिमांड्स पे, बटर का डिमांड है, घी का डिमांड है, स्किम कि मिल्क का कौन सा बाय डिमांड है। प्रोडक्ट फिर बनाना है। हाँ, बाय प्रोडक्ट्स पे बनाना वो हमारे हाथ में होता है। और दूध एक लौता ऐसा जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रोडक्ट है जिसके एन नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स है और इसके बाय प्रोडक्ट्स के भी बाय प्रोडक्ट्स हैं। ओके, राइट, तो सही बोला। काफी ज्यादा वैरायटी है इसमें, तो वो डिपेंड करता है कि हम मार्केट से डिमांड क्या है। मतलब आज सबसे अच्छी चीज है कि आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं जन्माष्टमी के दिन कर रहे जन्माष्टमी के दिन कर रहे हैं और वो कृष्ण जी का जो प्रिय बिल्कुल। जैसे फूड बोलते हैं, माखन। दूध माखन, माखन, वो बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। पर आजकल के जो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं और बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट की बात भी सुनी है मैंने। वो न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं कि आप अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आप बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए, पीना छोड़ दीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लेना छोड़ दीजिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा की, जबकि हम 10,000 साल हो गए हैं। ऐसा बोला जाता है कि 10,000 साल हो चुके हैं कि हमारा मिल्क तो एक ऐसी चीज़ है कि हमारे अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो उसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे, उससे अच्छी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। पर ये मिथ क्या चल रहा है कि नहीं लेना चाहिए दूध? ये बेसिकली मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ एक जो वीगन कैटेगरी होती है उन लोगों ने थोड़ा सा इसको ज़्यादा प्रमोट किया है। राइट। अब आप एक छोटी सी चीज़ है, समझिए आप जब पैदा होते हैं आप पहली चीज़ क्या कंज्यूम कर रहे हैं? दूध, ऑफ कोर्स। आप अगले 6 महीने साल भर तक क्या कंज्यूम करते हैं? दूध ही पीना है। तो आप फिर इंटॉलरेंट कैसे हो सकते हैं? राइट, राइट, आपकी बॉडी डेवलप, हैबिचुअल, आपकी ग्रोथ सब उसी चीज़ से हुई है, राइट, तो आप उसी चीज़ के लिए इंटॉलरेंट कैसे हो सकते हैं? राइट। तो मैं इसको थोड़ा मिथ मानता हूँ कि ये जो वीगन लोग हैं इन लोगों ने थोड़ा इसको किया है। राइट, क्योंकि फिर जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, प्लांट बेस्ड मिल्क आजकल बहुत चल गया है कि सोया मिल्क चल गया है सोया आजकल, मिल्क चल गया है। कोकोनट मिल्क चल गया है आजकल। तो जितने प्लांट बेस्ड मिल्क हैं उस पर स्विच हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल स्विच हो रहे हैं। ये भी फिर मैं वही बोलूँगा कि ये वीगन वाले जो लोग हैं वही इसका पूरा पब्लिसिटी और मार्केटिंग करते हैं। राइट। वो सोया मिल्क है, प्लांट बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। वो डेयरी प्रोडक्ट्स, वो डेयरी के अंडर में, डेयरी की कैटेगरी में वो चीज़ नहीं आती है। और मैंने दोनों की न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू भी कंपेयर करी। प्राइसिंग जो है वो 3 टाइम्स है 3 टाइम्स है, और न्यूट्रिशन वैल्यू 1/3 है। 1/3 है। तो जितना मुझे अगर एक मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क में जितना फैट, प्रोटीन ये सब मिल रहा है उसमें 1/3 मिल रहा है। हाँ। पर वो नहीं ट्रेंड, तो वो मार्केटिंग किया ना उन लोगों ने कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप स्विच कीजिए। अब वो मार्केटिंग अगर नहीं करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंट की तो उस पर स्विच कौन करेगा? कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, अभी मैं जैसे अगर मध्य प्रदेश के, मैंने बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के मैं थोड़े से प्रोफाइलिंग देख रहा था। पर एक चीज़ मुझे लगी कि ऐसे कोई कोर्सेज हैं जिसमें हम बात कर पाएँ कि किसी को स्किल अप होना है, किसी यूथ को स्किल अप होना है, तो ऐसा कुछ दिखता है मार्केट में यहाँ पर? पर्टिकुलरली अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो हाल फिलहाल में अभी एमपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे कोर्सेज नहीं है जो पर्टिकुलरली या सेपरेटली डेयरी सेक्टर के लिए फोकस्ड हो। बट मैं चाहूँगा एमपी गवर्नमेंट से कि क्योंकि एमपी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि अब हम ऑल ओवर इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आए, Right. तो उसके लिए आपके यहाँ का जो यूथ है वो अगर प्रॉपर नॉलेज उसे रहेगा, उसे प्रॉपर एजुकेशन उस चीज़ का मिलेगा, तो हो सकता है कि वो जो चीज़ गवर्नमेंट चाह रही है वो थोड़ा जल्दी कर पाए। तो किस टाइप का ट्रेन स्टाफ होना चाहिए? जैसे स्किल स्टाफ की बात करें, क्योंकि कुछ मशीन्स भी ऑपरेट करनी पड़ती होंगी, किस टाइप की स्किलिंग और ट्रेनिंग होनी चाहिए? नहीं बेसिकली क्या, जैसे पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह में यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं कोर्सेज डेयरी से रिलेटेड। अब बेसिकली जो बीएससी स्टूडेंट्स होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाले, तो टेस्टिंग वगैरह के लिए तो ये मॉडल्स या कोर्सेज इजीली मिल जाते हैं। ओके, बट कोई इंस्टीट्यूट या कोई पर्टिकुलर ऐसा कोर्स नहीं है जो डेयरी सेक्टर पे फोकस्ड हो। ओके, क्योंकि हाईली ट्रेंड स्टाफ चाहिए। डेयरी और दूध बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होता है, पेरिशेबल गुड है,
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ओके। और अनट्रेंड या अनस्किल्ड लेबर अगर आपके पास है तो वो और ज़्यादा नुकसान करती है। कंज्यूमर तक भी नुकसान है, जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी नुकसान है। तो मैं चाहूँगा कि एमपी गवर्नमेंट थोड़ा इस चीज़ पे फोकस करे कि कुछ या तो कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऐसे कोर्सेज वो रिलीज करे जिसमें ट्रेंड या स्किल्ड लेबर वो प्रोवाइड कर पाए डेयरी इंडस्ट्री के लिए। मतलब अगर देखा जाए इंडिया में तो दूसरे स्टेट्स में ऐसा है, हाँ बिल्कुल है, कोर्सेज भी चल रहे हैं। कोर्सेज भी चल रहा है। अच्छा, बीएससी एग्रीकल्चर में डेयरी फार्मिंग के कोर्सेज चल रहे डेयरी हैं, पर फार्मिंग यहाँ पे मध्य प्रदेश में मध्य नहीं है। प्रदेश में नहीं है। एक तरीके से अगर सैलरी रेंज की मैं बात करूं, जैसे हमारे यहाँ पे स्टाफ अगर कोई आपके यहाँ पर होगा तो क्या सैलरी रेंज होती होगी? क्योंकि यूथ को अगर मान लो आना है, बीएससी एग्रीकल्चर किसी ने किया है और डेयरी में उसको अपना करियर बनाना है, तो क्या सैलरी रेंज अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली एक अगर फ्रेशर होता है तो बीएससी किया हुआ तो उसको हम केमिस्ट तक की पोस्ट पे रख सकते हैं फ्रेशर में, जिसमें वो बेसिक जनरल टेस्टिंग फैट एसएनएफ और ये करता है। राइट। तो 20 से 25 हज़ार रुपये महीना उसके अच्छा, एज अ जॉब फ्रेशर मिलता है? मिल जाता है, इजीली मिल जाता है Okay. अगर वो टेक्निकल चीज़ें जानता हो तो। Okay. और अगर एक्सपीरियंस पर्सन है तो वो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक भी जाते हैं। लाख 1.5 लाख तक भी जाता है? तो बिल्कुल मतलब वो प्लांट हेड ही हो गया एक तरीके से? नहीं देखा नहीं, जाए प्लांट हेड नहीं हो, जो क्वालिटी अगर वो देखता है तो वो लाख 1.5 लाख कोई बड़ी चीज नहीं है कि वो जा रहा है इतनी सैलरी तक। मतलब इतना स्कोप है स्कोप डेयरी सेक्टर में? बट लोग अवेयर नहीं है स्कोप के। ओके। डेयरी आप देखेंगे इंजीनियरिंग कर रहे हैं लोग, एमबीए कर रहे हैं, डेयरी फील्ड में कोई नहीं आना चाहता, जबकि सेक्टर इतना बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा है, हम खुद इतना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड स्टाफ के लिए। अब हमको अगर मिलेगा तो वेल एंड गुड, हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। राइट, क्योंकि अगर अगर देखा जाए अनस्किल्ड अगर लेबर है तो वेस्टेज ज़्यादा है। वेस्टेज ज़्यादा, एडुकेटेड नहीं है ना, उनको नहीं पता है कि दूध कितनी देर होल्ड करना है, क्या करना है, कैसे उसको प्रॉपर मैनेज करना तो है। उसमें ट्रेनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, मिसमैनेजमेंट बहुत होता है। राइट। और अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर होगा तो अगर Contamination एक नहीं बार उनको होता है। ट्रेनिंग दे दी गई है प्रॉपर, हाँ। तो वो रूटीन में ऑटो मोड पे चलता बिजनेस है, चल सकता है। बिल्कुल चलता है। राइट। तो मतलब मुझे लगता है कि एमपी गवर्नमेंट को ऐसे कोर्सेज लाने चाहिए, और बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज जो हमारे यहाँ पे इंदौर में भी है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, बिल्कुल है। और आईसीएआर के बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं, तो उसमें हम ये कोर्सेज इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल एक नया रहेगा। आज यूथ जो फार्मर का जो बेटा है, जिस पहले हमारा डिस्कशन हो रहा था कि हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि जबरदस्ती हम उसको बोलें कि ये काम में आए, पर उसको अवेयरनेस नहीं है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। वो चाह रहा है कि या तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्रैक करे, या तो फिर वो जाके एमबीए कर ले और कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करे, पर उसके घर में ही वो हीरा छुपा हुआ है। मुझे लगता है जो चीज़ें उसको मिली हैं एंसेस्टर्स से, जिस तरीके से उसको वो सब चीज़ें मिली हैं, उसको एक नई दिशा दे सकता है वो, मुझे लगता है। देखिए, अगर यूथ एडुकेटेड रहेगा इस चीज़ से लेके, मैंने जैसे आपको बताया कि एक भैंस से ऑन एन एवरेज 300 से 400 रुपए पर डे मार्जिन निकल इजीली, बड़ा अमाउंट है अगर देखा जाए 400 एक रुपए। भैंस से। राइट। आजकल लोग 15,000 20,000 की नौकरी के पीछे गांव के जो यूथ है वो तो मैंने देखा है, जैसे इंदौर में कितने ही लोग बाहर के गांव से आके 10,000 15,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। राइट। अब वो ये चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं क्योंकि मेहनत ज़्यादा है। राइट। और काम लोगों को लगता है अब इसमें खाना देना है, गोबर साफ करना है, दूध निकाल, छोटा काम है। काम छोटा नहीं होता है, काम छोटा है भी नहीं। डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी सेक्टर इतना बड़ा है, जो किसान हमसे आज से 10 साल पहले जुड़े थे, जिनके पास 1 या 2 भैंसें थी, आज वो 20-20 30-30 भैंसें लेके और उनका काम चल रहा है। उनके बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम पे उन्होंने एडमिशन करवाए, ग्रो किया है। ऐसा नहीं है, आप एक पर्टिकुलर रेगुलर इनकम अगर आपको चाहिए तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा एक डेयरी फार्म। डेयरी फार्म, हाँ। अगर किसी के पास 5 भैंस हैं तो लगभग 1250 या 1500 रुपए दिन का अगर वो सेव कर पा रहा है, प्रॉफिट है, सब कॉस्ट हटा के, तो मतलब इससे अच्छा चीज क्या है कि घर में आपके पास फार्मिंग भी हो रही है, डेली आपके पास पैसा भी बच रहा है, आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है, डेली बेसिस पे आपको पैसा मिल रहा है उसके अंदर। बिल्कुल। तो ये एक अलग अलग फील्ड ऐसी है जो कि अनटच्ड है। और वो लोग जो लोग पैसा लगाने चाहते हैं इसके अंदर, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको ये जो गाय या भैंस जो है वो कहाँ से अवेलेबिलिटी मिलेगी इनकी, ये कहाँ से प्रोक्योर करते होंगे? बेसिकली क्या होता है कि गाय या भैंस का मेला लगता है। ओके। हर जिले में या हर सेक्टर अलग अलग जगह पे, जैसे एमपी में या हम अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में सबसे ज़्यादा बड़ा जो भैंस का मेला लगता है वो लगता है घोसला हाट। कहाँ पर है? उज्जैन से आगे है घोसला। ओके। वहाँ पे लगभग 1000 से 1500 भैंसें आती है
1000 से 1500 भैंसे आती है। उसमें बायर और सेलर दोनों मीटअप जैसा होता है। ओके ओके। जिसको जो पसंद आ रहा है वो ले लेता है, जिसको जो बेचना है वो वहाँ बेच देता है। तो ये मार्केट प्लेस एक पर्टिकुलर डे पे डिसाइडेड रहता है कि इस दिन या हर फ्राइडे को या हर संडे को ये फिक्स रहता है मतलब कि महीने में 3-4 बार होना ही होना है हाँ, ऐसा? महीने में 3-4 बार वो होता ही होता है। ओके। तो ये जो अच्छा किसान जिसके पास अच्छा नॉलेज है वो जाते हैं और फिर वो वहाँ से परचेज या सेल करके उसको मैनेज करते हैं। ओके। नया आदमी कोई जाएगा भैंस लेने, उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि क्या लेना है। राइट, हाँ, मतलब कोई ना कोई आपका साथ में होना चाहिए, बिल्कुल, जो एक्सपीरियंस knowledge, पर्सन होना चाहिए। experience person होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक भैंस अगर देखा जाए तो एक साल में कितनी मंथ्स वो मिल्किंग कर सकती है? एक भैंस अगर देखिए क्या होता है कि लगभग अभी जो हम एट एन एवरेज लेते हैं 8 से 10 महीने, क्योंकि वो ग्याबन होती है, ग्याबन मतलब प्रेग्नेंट भी रहती है, प्रेग्नेंट होती है। तो कुछ ड्यूरेशन 2 से 3 महीने 4 महीने वो दूध नहीं देती है। ओके तो 8 महीने 9 महीने के आसपास वो मिल्किंग देती है। ओके। तो मतलब अगर देखा जाए कि सर्जरीज या वेटनरी जो फील्ड है, इसमें भी हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं अगर देखा जाए तो अभी। तो इनका ख्याल, मतलब बेसिक जो मेडिसिन देनी है, बेसिक जो इंजेक्शंस लगने हैं, वो फार्मर्स कर पाते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी योजना चल रही है जो होती रहती हैं? नहीं, इसमें हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं हैं। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ऐसे वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो एट अ कॉल अवेलेबल रहते हैं। आपका अगर कोई पशु बीमार है तो वो बिल्कुल गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन है जिस पे आप कॉल करके और वेटनरी डॉक्टर बुला सकते हैं। ओके। प्लस आपका जो भी गाय या भैंस आप रखते हैं उसका इंश्योरेंस भी होता है। अच्छा। इन केस अगर उसको कुछ बीमारी लग जाती है या सडन कोई डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम करके देगी। अच्छा, इंश्योरेंस भी होता है? बिल्कुल होता है। ये एक नई चीज पता चली मुझे कि गाय भैंस का भी इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस होता है। अरे वाह, गुड। तो जो घर पे मतलब दूध अगर क्वालिटी हम लोग देखते हैं तो कभी अगर खुला दूध ले लिया जाए, पैकेट का दूध नहीं लेते हैं, तो कभी दूध पतला रहता है, कभी दूध गाढ़ा है, और जैसे बताया आपने कि एसिडिटी ज्यादा रहती है तो शायद जल्दी फट भी जाता है। तो जो खुला दूध लेते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो चल रहा है, वो ठीक है, या हमको कुछ ना कुछ ऐसे क्वालिटी चेक स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ ऐसी मशीन्स भी आती हैं, किट भी आती हैं, जिससे हम टेस्ट भी कर सकते हैं ऐसा? नहीं, बेसिकली जो ट्रेडिशनल दूध का तरीका है, हाँ, वो हमेशा से खुला दूध चलता है। राइट। आजकल आप अभी भी जो पुराने लोग हैं वो पैकेट वाला दूध नहीं नहीं मानते करते, मतलब मुझे लगता है कि वो रोड पे जो गाड़ियां में टंकियां आती टंकियां हैं आती है। और वहां पे उनको लगता है एकदम प्योर दूध है वो, और वो ही लेकर आते हैं। हाँ, नहीं, तो बेसिकली वो क्या है। होता है, बेसिकली क्या है कि वो दूध, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो खुला दूध है वो अच्छा नहीं है। ओके। फ्रेश दूध, और आप अगर आपके नॉन सोर्स है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। खुले दूध में एक चीज जो मैं मानता हूँ कि पानी अगर कोई दूध वाला मिला रहा है तो वो एडल्ट्रेशन में मैं पर्सनली काउंट नहीं करता हूँ। अच्छा, पानी मिलाना इज नॉट एडल्ट्रेशन? नहीं, इट इज एडल्ट्रेशन, मैं नहीं मानता हूँ। ओके। एक किसान अगर 10 लीटर दूध गांव से लेके शहर आ रहा है बेचने के लिए, उसने अगर उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया 1 लीटर की मार्जिन प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो वो मैं एडल्ट्रेशन नहीं मानता हूँ। क्योंकि आप उसका जनरली फैट 6 साढ़े 6 फैट का वो दूध लेके आता है, वो आपको 1 लीटर पानी डालने से 5 साढ़े 4 5 फैट का वो दूध देता है। ओके। पानी आप कंज्यूम करते हैं, दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो एडल्ट्रेशन नहीं है। एडल्ट्रेशन पार्ट कहाँ ऐड होता है, जब कोई फार्मर उसमें डिटर्जेंट डाल रहा हो, बहुत सारे आजकल केमिकल्स, इतने ज्यादा केमिकल्स और आ गए हैं। आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते? कोई आइडेंटिफाई प्लांट लेवल पे हमारे पास जो मशीनरीज है उससे हम कर सकते हैं, पर एक कंज्यूमर नहीं कर पाएगा। कंज्यूमर बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और ट्राई भी करे तो इतना नहीं पकड़ में आएगा कि एक्चुअल में क्या चीज है। ओके। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट एडल्ट्रेशन का हमको भी बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। बेसिकली हम जब एक एक किसान से दूध खरीदते हैं तो हर किसान की नीति और नियत एक जैसा नहीं होता है। राइट। कोई अच्छा दूध देना चाह रहा है, कोई मिलावट वाला देना चाह रहा है। अब वो हमें छांटना पड़ता है कि कौन सही दूध दे रहा है, कौन गलत दूध दे रहा है। इसमें क्वालिटी चेक्स पैरामीटर्स हम काफी ज्यादा हाई रखते हैं, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल आपका प्योर नहीं है, बिल्कुल, तो आप फिनिश गुड जो भी बनाएंगे वो प्योर उसमें प्योरिटी गारंटी हम ले नहीं सकते। बिल्कुल। तो अगर हम प्योरिटी गारंटी हमारे बाई प्रोडक्ट्स पे लेना चाह रहे हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल उसके लिए बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए। क्योंकि हाँ, मैं मतलब आइडेंटिफाई इमेजिन कर पा रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग फार्मर्स जब आपके यहाँ पे प्लांट पे इकट्ठा हो रहा है दूध, वो
किसी एक फार्मर का भी दूध अगर डिटर्जेंट वाला हो गया तो पूरा का पूरा ही खत्म है वो तो फिर। हाँ, मतलब बेसिकली क्या होता है, उसके लिए हम ग्रेडिंग करते हैं। एक स्पेशलिस्ट, एक टेस्ट करने वाला टेस्ट करता है वो। ओके। एक जैसे उसका काम ही सिर्फ उतना ही रहता है, वो दूध सिर्फ आपके जो आप जैसे जो भी कैन वगैरह लेके आए Okay. उससे वो एक 100 ml 50 ml दूध निकालेगा, वो टेस्ट करेगा। Okay. अब उसको क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसके टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं कि वो दूध में कुछ मिला हुआ है या नहीं। नेचुरल टेस्ट उसको समझ बहुत इजीली आ जाता है। इनकेस अगर वो डाउटफुल रहता है तो उस कैन को साइड रखा जाता है और उसके फिर बाकी की टेस्टिंग पहले की जाती है, उसके बाद उसको लिया जाता है। मतलब मैनुअल मैनुअल चाहिए, ऑप्शन नहीं है, मतलब क्योंकि आप एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं रिप्लेस नहीं कर सकता। रीजन यह है कि जो छोटे किसान है 10 लीटर 5 लीटर, आप एक एक की टेस्टिंग नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है। एक अगर जीसी एक सैंपल का जीसी टेस्ट लगाना हो तो हमको कम से कम 45 मिनट्स का टाइम चाहिए। अच्छा। अब दिन भर में मेरे पास लगभग 1000-1500 सैंपल आते हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक दूध का जीसी रिपोर्ट निकाल के रखूँ। बट अगर मुझे कोई डाउटफुल लग रहा है तो मैं उसका फिर जीसी रिपोर्ट निकाल लेता हूँ। तो ये जैसे अगर मिल्क में ही अडल्ट्रेशन है, जैसे बताया आपने डिटर्जेंट ऐसे में, तो फिर तो बाय प्रोडक्ट्स में तो और अडल्ट्रेशन होगा, बाय वो तो और पहचान नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो है एनालॉग पनीर का। एनालॉग पनीर। एनालॉग पनीर बेसिकली क्या हो गया? एनालॉग पनीर पाम ऑयल से बनता है। ओके। स्किम्ड मिल्क होता है, नॉन फैट जो दूध होता है, उसके अंदर पाम ऑयल डाला जाता है और फिर उसमें साइट्रिक एसिड डाल के उससे पनीर बनाया जाता है। साइट्रिक एसिड डाल के पनीर बनता है। पनीर वैसे साइट्रिक एसिड डाल के ही बनता है। ओके। बट इसमें फैट कंटेंट बेसिकली क्या, फैट अगर नेचुरल दूध का फैट बहुत हाई होता है। अभी जैसे 800 रुपये केजी फैट है, आपको जो पाम ऑयल है वो बहुत 150-200 रुपये केजी मिल जाएगा। फैट कंटेंट दोनों में लगभग सेम होता है। अच्छा। तो स्किम मिल्क में जब आप पाम ऑयल डालेंगे तो उसका फैट नेचुरली बढ़ गया। ठीक है। फैट नेचुरल डेरी फैट नहीं है, वो पाम ऑयल का फैट है। अब उससे आपने पनीर बनाया। अब जो नेचुरल पनीर डेयरी पनीर जो मिलता है वो 400, 450, 500 रुपये पर केजी मिलता है। ठीक है। अब यही पनीर जो पाम ऑयल से बन रहा है ये आपको 210-220 रुपये में मिल जाएगा। मतलब जिन भी दुकानों पे अगर 200-250 रुपए किलो का पनीर मिल रहा है, हाँ, मतलब वो एनालॉग पनीर की पनीर कैटेगरी में मान सकते हैं। बट बेसिकली जो एनालॉग पनीर है, एक्चुअल में क्या फसाई ने इसको मेंशन कर रखा है, ये कंज्यूमेबल है। अच्छा, कंज्यूम, क्योंकि बैंड नहीं है। स्किम मिल्क में पाम ऑयल मिला है। हाँ, बैंड नहीं है, बट फसाई का ये कहना है कि आप इसको मेंशन करो कि एनालॉग पनीर है। बट अब क्योंकि मेंशन हर कोई नहीं करेगा कि एनालॉग पनीर है, राइट। तो ये जो ओपन मार्केट होता है, होटल्स हो गए, जो जितने भी बड़े रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, इनको जो पनीर चाहिए ये इनको करना होता है कॉस्ट कटिंग। राइट। ये लोग बेसिकली एनालॉग पनीर यूज करते हैं। पर हेल्थ पे तो एडवर्स इफेक्ट होते ही बहुत ही ज्यादा। अगर कंज्यूमेबल है पर भी मुझे लगता है कि पाम ऑयल हर एक को सूट नहीं करता, और प्रोसेसिंग के थ्रू बनाया तो एक तरीके से वो केमिकल बेस्ड ही है। फसाई नहीं मानता इसको केमिकल बेस्ड। अच्छा, फसाई ने पूरा परमिशन दे रखा है इसको बेचने का लीगली। Okay. बट इस फसाई ने सिर्फ एक इतना सा टर्म ऐड किया है कि आप इस पे मेंशन करो कि आप ये एनालॉग पनीर है, ताकि कंज्यूमर अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसको पता है, उसके नॉलेज में रहे कि एनालॉग पनीर है। राइट। मतलब कहीं भी अगर पनीर की सब्जी अगर आपको सस्ती मिल रही है तो आप मान के चलो तो वो एनालॉग पनीर से बनी हुई है। और आजकल सबसे ज्यादा चल ही यही रहा है, रेस्टोरेंट को कॉस्ट कटिंग करना होता है। ऑफ कोर्स, यस। तो वो 400 रुपये वाला पनीर लेगा। आप इनकेस आप रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ पनीर का ऑर्डर किया, तो अब आप वो जो भी चीज प्रिपरेशन बन के डिश आएगी आपको नहीं समझ आएगा। टेस्ट क्योंकि सेम होता है, फ्लेवर सेम होता है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसका कॉस्ट हाफ हो गया, उसका जो डिश बनाने का कॉस्ट है वो सीधा हाफ हो गया। आपने कंज्यूम किया, आपको कुछ भी पता नहीं पड़ा। इफेक्ट जो इसके है वो एक दिन में पता नहीं पड़ते। रेगुलर कंजम्पशन से बिल्कुल हाँ, आपको 1-2 साल में कुछ फर्क पड़ सकता है कि कुछ चीज़ें डैमेज हो रही हो या कोई पर्टिकुलर बीमारी आपको हो रही है, वो चीज़ हो सकती है। ओके। पर फिर पता कैसे चलेगा? मतलब अगर मान लो कोई सही में एनालॉग पनीर भी 400-450 रुपीज केजी का अगर बेचना चालू कर दे, हाँ, तो कैसे पता चलेगा? वो बिक रहा है, वो भी बिक रहा है। मतलब जो ओपन में डेयरीज जो चल रही हैं, हाँ, वो पनीर रख रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। मार्जिन्स कुछ तो डिफरेंस होता होगा, टेस्ट में कुछ तो डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम, लगभग कंप्लीट सेम। मतलब ये तो बहुत बड़ा फिर वो कंज्यूमर के लिए स्कैम हो गया है। बहुत बड़ा स्कैम है। और ये इसको फसाई को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या तो इसे बैन करना चाहिए। क्योंकि जो जैसे
जो लोग अच्छा पनीर बेचना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, राइट। उनके लिए रेट कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मुझे अगर फुल क्रीम मिल्क का अगर पनीर बेचना है, मैं 450-500 बेचता हूँ। राइट। वहीं कोई अगर मैं किसी रेस्टोरेंट पे गया कि मेरा पनीर टेस्ट कराया, उसको जम गया, अच्छा है, ठीक है, उसके पास कोई 200 रुपये का लेके आ जाएगा तो वो मेरा माल क्यों लेगा? तो बिल्कुल ये काफी बिजनेस ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर हेल्थ एक अलग सेगमेंट हो गया, बिजनेस एक अलग एक अलग सेगमेंट सेगमेंट हो गया। तो ये काफी ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। Right. और चाहता हूँ कि ये चीज तो बैन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम डेयरी में जो डेयरी पनीर है वो आप जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी वो हम सब पूरा करने को तैयार है। राइट। कुछ मैंने सुना है कि वो फीड स्टॉक में भी गाय जो खा रही हैं, भैंस जो खा रहे हैं फीड स्टॉक, वो भी अडल्ट्रेटेड फूड खा रहे हैं। देखिए क्या है कि दो चीज़ें हैं। एक तो आजकल क्या है कि हर छोटे किसान के पास एंड्रॉयड मोबाइल हो गया है। राइट। अब क्या होता है कि किसान ने क्या किया, फ़ोन खोला, उस पर यूट्यूब पे गया, माइक ओपन किया, अब पैड चलाते भी नहीं आता है, मतलब Right. कीपैड चलाते भी बोल नहीं दिया। आता। बोल दिया कि दूध में मिलावट, दूध का फैट कैसे बढ़ाएं, तो वो यूट्यूब पे कम से कम 15-20 वीडियोस आ जाते हैं कि क्या क्या डालना चाहिए। अब वो लिस्ट उसके पास आ गई। अब वो कहीं जहाँ भी मार्केट में वो चीज़ मिलेगी वो लाया या तो उसने उसके फीड में वो चीज़ डाली, या फिर वो दूध निकालने के बाद उस चीज़ को डाला। राइट। तो वो उसमें फैट, या तो फैट, बेसिकली इनका जो रेट डिसाइड होता है वो फैट से होता है। तो अगर कोई चीज़ डालने से फैट बढ़ रहा है तो उसका तो एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है। मतलब उनका एक ही मोटिव है कि कैसे मुझे फैट बढ़ाना है, क्योंकि बेसिकली उनका जो मार्जिन है वो फैट के ऊपर ही है पूरा। राइट। अब इसमें एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे गवर्नमेंट को भी सख्ती करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए, एक बियर बाटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बियर बाटा जो भी बियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनके पास कुछ लिक्विड वेस्ट बचता है। अच्छा, लिक्विड वेस्ट बचा है जो अभी तक ड्रेन किया जा रहा था या जो भी वो लोग कर रहे थे। राइट। बट कहीं किसी शातिर किसान ने कुछ दिमाग लगाया और उसको एक दो बार उसकी जो भी गाय या भैंस को उसने खिलाया तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। लिक्विड वेस्ट को सीधे खिला दिया, पिला दिया, मतलब हाँ, नहीं, मिक्स करके। हाँ, मिक्स करके उसको खिला दिया। ओके। अब इससे क्या हुआ, उसने ऑब्जर्व किया कि उसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। जो वेस्ट होता है उसमें लगभग 8 से 10% प्रोटीन होता है। ओके। और लगभग उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब इसने जब उसको जानवर ने कंज्यूम किया तो उसकी फैट भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, किसान का फ़ायदा हुआ और वो सस्ता भी पड़ता है, 3 से 4 रुपए किलो पड़ जाता है। अच्छा, पर क्वालिटी ऑफ आउटपुट कैसा है? क्वालिटी ऑफ आउटपुट की अगर हम बात करें तो जो मिल्क हम टेस्ट करेंगे वो एडल्ट्रेटेड दिखाएगा। जैसे अगर मैं जीसी रिपोर्ट उसकी देखूंगा तो वो एडल्ट्रेटेड आएगा। ओके। प्लस जो जानवर एक्चुअल में उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो मॉइस्चर, जैसे मॉइस्चर ज़्यादा हुआ उसमें तो उसमें फंगस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने इनकेस अगर उसको 2 kg एक बार में खिलाया है किसी भी जानवर को तो वो 1 किलो ही डाइजेस्ट होगा, 1 किलो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। और इसमें फंगस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज अभी ये चीज़ पिछले 1.5-2 साल से ही चल रही है, उससे पहले नहीं थी। तो जो जानवर पिछले 1-1.5 साल से कंटिन्यू इस चीज़ को खा रहे हैं वो उनको अभी फर्क नहीं समझ आएगा, पर टाइम उनकी हेल्थ भी डिग्रेड होगी, हेल्थ पूरी डिग्रेड हो जाएगी। उस बियर बाटे में ना विटामिन है ना मिनरल्स है, आपको सिर्फ उसमें प्रोटीन मिल रहा है जो आपकी वॉल्यूम बढ़ा रहा है। जानवर पूरी तरह से उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। पर ये चीज किसान को अभी नहीं समझ आ रही क्योंकि अभी उसको अभी शॉर्ट टर्म दिख रहा है, अभी दिख रहा है पैसा आ रहा है। पर जब वो जानवर दूध देना एट लास्ट कम कर देगा तब उसे जाके समझ में आएगा कि वो चीज गलत हो रही थी। नहीं, पर मैं अगर पूरा अभी डेयरी फार्मिंग का मैं जहां तक पूरा लैंडस्केप समझ पाया हूँ वो ये है कि आपके पास मान लो यूनिट है, आप तो टेस्ट कर पा रहे हो हर चीज, आपको पता चल पा रहा है क्या क्वालिटी आ रही है, एडल्ट्रेटेड है कि नहीं है। पर जो खुला दूध मिल रहा है वहां के अगर वो किसान जो बेच रहे हैं उसमें पानी मिल रहा है, दैट इज नॉट एडल्ट्रेटेड एक तरीके से मान लें। पर ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो वो तो कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है कंज्यूमर, और उसकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए मेरा फोकस रहता है कि जैसे जो कम एडुकेटेड कंज्यूमर है उनको पैकेट मिल्क भी केमिकल लगता है। हाँ, मतलब सब लोग यही बोलते हैं कि पैकेट वाला उसमें तो प्लास्टिक है तो कैंसरस है। नहीं, ये चीजें चल रही हैं ये चीज ऐसे नहीं होता है। फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज होता है, ऐसा नहीं है। फूड ग्रेड प्लास्टिक पूरा यूज होता है। ठीक है। अब कंज्यूमर को बेसिक नॉलेज नहीं है कि पॉस्चराइजेशन प्रोसेस से दूध अगर हम प्रोसेस करके पैकिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई केमिकल एडेड नहीं है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है, कुछ एडेड नहीं है। बट उसकी लाइफ, उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, हमने सिर्फ उसे रोका है 2 दिन तक। ठीक है। क्योंकि अब उसे 2 दिन तक मेरे पास प्रोसेस किया, पैक किया,
फिर सप्लाई चेन होता है पूरा, आप तक पहुंचता है तो उसमें समय लगता है। तो अगर मैं रॉ मिल्क इतना सप्लाई करूंगा तो वो तो घंटे 2 घंटे में ही पूरा खराब हो जाएगा। राइट। बट पॉस्चराइज करके मैं दे रहा हूँ और केमिकल्स कुछ नहीं मिलाया जाता, कोई कंपनी कोई केमिकल इसमें नहीं मिलाती। ठीक है, तो मतलब जिसके भी मन में माइंड में ये रहता है कि जो पैकेट का अगर कोई मिल्क है तो वो केमिकल बेस्ड है, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल। वो फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है जो कि प्रॉब्लम नहीं देता है, और एक सर्टेन डिग्रीज पे उसको हाई टेम्परेचर पे करा जाता है, फिर लो किया जाता है एकदम, और उसके बाद फिर वो 2 दिन की जो डेट रहती है जब तक वो कंज्यूमेबल रहता है। और मुझे लगता है कि मतलब अगर क्वालिटी चेक्स भी करें तो पैकेट्स की भी क्वालिटी चेक होती होगी, सब चीज़ें होती होंगी, उसमें मुझे लगता है 0.01% भी एरर नहीं आता होगा। नहीं, बेसिकली क्या होता है कि जब एक्चुअल में हमारे पास आता है हाई फैट मिल्क, अब हमें उसे बैच वाइज लो फैट करना पड़ता है। जैसे टोन्ड हो गया 3 फैट, DTM हो गया 1.5 फैट, नॉन फैट। तो एक पॉस्चराइज करने के बाद एक प्री चेक टेस्टिंग होती है, जो सारे हमारे जो भी जितने भी पैरामीटर्स है, फसाई के जितने भी नॉर्म्स है, उस अकॉर्डिंगली हम उसको पूरा चेक करते हैं। इन केस अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो बैच रिजेक्ट होता है। इन केस वो बैच अगर पास हो जाता है तो फिर पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग होने के बाद स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद फिर से उसका एक सैंपल लिया जाता है, कंपोजिट सैंपल। उसका फिर टेस्टिंग होता है। इन केस कोई अगर ह्यूमन एरर की वजह से कोई मिस्टेक हुआ है तो वो एट लास्ट डिस्पैच के पहले हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। राइट। मतलब मुझे ये प्लांट विजिट करना पड़ेगा। बिल्कुल कर कहाँ है प्लांट आपका? प्लांट है महिदपुर सिटी, उज्जैन से लगभग 30-35 किलोमीटर है। ओके। और ये जो मशीन्स आई हैं ये सब कहाँ से मतलब आपने प्रोक्योर करी? बेसिकली कुछ इम्पोर्टेड है, कुछ महाराष्ट्र से है, कुछ गुजरात से है। ओके। पहले प्रॉब्लम इशू था डेयरी सेक्टर में कि मशीनें बाहर से ही इंपोर्ट करनी पड़ती थी। ओके। बट आजकल पुणे काफ़ी अच्छा हब हो गया है, अहमदाबाद काफ़ी अच्छा हब हो गया है, जहाँ डेयरी से रिलेटेड आपको मतलब किसी को अगर ये सेटअप करना है तो उसको कहाँ विजिट करना चाहिए इस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के लिए अगर जाना है? नहीं, बेसिकली आप सबसे पहले कोई प्लांट विजिट कीजिए, उससे पूरा नॉलेज लीजिए, कैसे चीज़ें होती है, कैसी चीज़ें चलती है, क्योंकि डेयरी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और आप इन्वेस्टमेंट आपके पास है, बट इसे चलाना बहुत मुश्किल का। ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। बहुत मतलब अगर मैं प्लांट ऑपरेट की बात करूं तो बहुत माइन्यूट लूप होल्स होते हैं। ओके। जो आप अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है आपके स्टाफ भी आपको समझ नहीं पड़ने देगी क्या चीज़ हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओके। राइट। तो मुझे आपका प्लांट विजिट करना है सबसे पहले, तो मतलब मैं प्लांट विजिट करने जरूर आऊँगा। और एक तो लाइसेंसिंग की प्रोसीजर भी थोड़ी समझनी मुझे। एक तो एक आपको FSSAI का आपको स्टैंडर्ड वो लेना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस ओपन करना है? डेयरी के लिए आपको फसाई का लाइसेंस हो गया। अब जैसे आप प्लांट ऑपरेट अगर कर रहे हैं तो इसमें आपको ISO सर्टिफिकेट्स लगता है, उसके बाद पॉल्यूशन बोर्ड का लाइसेंस लगेगा। अच्छा। बेसिकली 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट जो लगती है कि पॉल्यूशन बोर्ड का लाइसेंस इसलिए क्योंकि एक तो आपका बॉयलर चलता है तो आपका स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए लाइसेंस चाहिए होता है। प्लस आप जितना भी प्लांट में क्लीनिंग करते हैं तो जब भी प्लांट रन होगा और फिर वापस बंद होगा तो जो भी अंदर लाइंस होती है वो सब एसिड से क्लीन होती है। अच्छा। ओके। वो सब एसिड से क्लीन होती है, तो वो एसिड फिर हम एक पर्टिकुलर टैंक में स्टोर करते हैं, फिर वो ट्रीट होता है। ओके। वो ट्रीट होने के बाद उसको हम या तो फिर कोई खेतों में छोड़ सकते हैं या फिर हम उसका आउटफ्लो क्या है वो देखना पड़ेगा। हाँ, उसको गार्डनिंग में काम में ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्शंस है हमारे पास कि हम उसको क्या करें। राइट। तो एक पॉल्यूशन बोर्ड का लाइसेंस लगता है, ISO सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा। ओके। ऐसी कितनी इंडस्ट्री होंगी मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए, मध्य इस तरीके की प्रदेश प्लांट्स जो होंगे? मध्य प्रदेश में अभी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ओके। क्योंकि हमने जो प्लांट स्टार्ट किया था 2018 में किया था, और 2018 में लगभग 7-8 प्लांट तो हमने जब स्टार्ट किया था तभी आए थे। अच्छा। और उसके बाद लगभग 20 से 25 नए प्लांट अभी और आ चुके हैं। तो सेक्टर काफ़ी बड़ा है, लोगों का इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा डेयरी सेक्टर में। मार्केट प्लेस काफ़ी बड़ा है, आपने देखा होगा 365 दिन चलता है, क्योंकि डेयरी की नीड कभी खत्म नहीं होगी। अभी कोविड आया था तो सब चीज़ें बंद थी, राइट। डेयरी पूरा चालू था, क्योंकि बेसिक नीड में डेयरी एक बेसिक नीड में आ जाता है। तो जो इन्वेस्टर है उसे पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है। बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स अभी है, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स अभी आ रहे हैं। एक चीज़ और, अभी जो सांची मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको अभी टेक ओवर किया है NDDB में। अच्छा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उसको टेक ओवर किया। अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा सांची के साथ इशू ये आ रहा था कि जो अभी जो पेमेंट साइकिल होता है किसानों के लिए
वो हर 10 दिन में होता है। जैसे 1 तारीख से 10 तारीख तक का जो भी मेरे पास किसानों से दूध आया वो मैं 11 तारीख को किसानों को पेमेंट सिंगल फेज में करता था। 11 से 20 का मैं 21 में और 21 से 30 का मैं 1 में, ये साइकिल चलती थी। अभी सांची के साथ प्रॉब्लम ये आया था कि वो प्रॉपर पेमेंट साइकिल मैनेज नहीं कर पा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउनफॉल पे जा रहा था। तो अभी एनडीडीबी ने उसको टेक ओवर किया है इम्प्रूवमेंट के लिए। 5 साल के लिए अभी उन्होंने किया है। एनडीडीबी ने लास्ट पिछले 5 सालों में 4 से 5 अलग अलग स्टेट कोऑपरेटिव टेक ओवर ऑलरेडी कर लिए हैं। अच्छा, अब एमपी भी अब उसमें आ गया है, तो अब उम्मीद है कि किसानों को थोड़ा ज्यादा फायदा होगा अगर एनडीडीबी ने इसको टेक ओवर किया है। राइट, मतलब ये सेंटर की प्रोमिनेंट बॉडी यही है, मेन ही है, एनडीडीबी। मुझे लगता है शायद इसी के टेस्टिंग किट्स आते हैं जो घर के लिए भी यूज कर सकते हैं। नहीं, टेस्टिंग किट्स काफी आते हैं, एनडीडीबी भी प्रोवाइड करता है। हालांकि एक जनरल कंज्यूमर तक वो नहीं जा पाती किट्स वगैरह। आप उस पर कोई पर्टिकुलर ऐसा पोर्टल नहीं है या कोई हेल्पलाइन नहीं है कि आप मंगवा के आप चेक कर लें। अभी एक चीज जो अच्छी हुई थी, इंदौर कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि हर जो डेयरी, जितनी भी डेयरियां इंदौर में है वहां पर एक टेस्टिंग, फैट टेस्टिंग मशीन होती है, क्वालिटी टेस्टिंग, वो लगाई जाए। तो वो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव था ताकि कंज्यूमर को पता रहे कि वो क्या क्वालिटी कंज्यूम कर रहा है। राइट, हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा खेल अगर देखा जाए तो ट्रस्ट का ही है। ट्रस्ट का पूरा खेल, क्योंकि जो छोटा कस्टमर है वो तो यही सोच रहा है कि वो एक्चुअल दूध ही मिल रहा है जो उनको दादी नाना के जमाने में मिलता था। दूध में हमारे दादा कहते थे कि दूध जितना सफेद है उतना ही ज्यादा काला है, मतलब उसमें उतनी ही ज्यादा चीजें मिलाई जा सकती है। अच्छा, राइट, सही, मतलब सबसे बड़ा सेगमेंट यही है कि वो बोलते हैं ना सफेद झूठ बिल्कुल। तो जितना सफेदी है उतना उसके अंदर काला करने का मौका मिलता है। पर हाँ, पर ये अवेयरनेस मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के थ्रू जरूरी थी कि एक्चुअल में दूध क्या है, कैसे अडल्ट्रेशन कर रहे हैं लोग, किस तरीके के ध्यान हमें देना चाहिए, अगर इंडस्ट्री सेटअप किसी को करनी है तो किस तरीके से करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर आप देखा जाए तो मैं मिस्टर राहुल का कॉन्टैक्ट नंबर ये नीचे स्लाइड पे डाल दूंगा। अगर आपको सही में प्लांट लगाना है, कुछ भी समझना है, डेयरी फार्मिंग में जुड़ना है, अगर आप फार्मर्स हो, अगर आप विमेन हैं, अगर आप यूथ हैं, अगर आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी आइडिया चाहिए तो ये जो नंबर आपको शो हो रहा है इस नंबर पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राहुल, मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज यूथ के लिए क्या देना चाहेंगे कि इस डेयरी सेक्टर में क्यों आना चाहिए? खास करके मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा जो लोग, जिनके घर पे गाय भैंस है और वो बाहर नौकरी कर रहे हैं, कि आप लोग जुड़िए, करिए। काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट आजकल कर रही है। और जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है कि मध्य प्रदेश को हम डेयरी उत्पादन में देश में नंबर 1 पर लेकर आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों की भी साथ में ज़्यादा ग्रोथ होगी। राइट मैसेज, ग्रेट मैसेज राहुल, बड़ा अच्छा लगा मिलके। और अच्छा लगता है कि देश के जो युवा हैं वो सस्टेनेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, वो प्योरिटी पे बात कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी पे बात कर रहे हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं मुझे लगता है गौरिक की भी और सिद्धिविनायक फूड प्रोडक्ट्स की भी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ कि एक नया पॉडकास्ट, एक डिफरेंट टाइप का पॉडकास्ट जिसमें एक्चुअल में क्या रखना चाहिए मार्केट प्लेस में, एक्चुअल स्थिति देखते हुए। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आए राहुल। थैंक यू